आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर का सेट 346 JS का शेष भाग जो बचा हुआ था उसको हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग खंड ग तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड य का प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है हमारा दे रखा है खंड य का पहला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 6 है, दे रखा है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। चलिए देखते हैं इसका हल। ठीक है, इसके हल को देखते हैं। देखिए क्या दिया उत्तर में, प्रश्न उत्तर संख्या 6 पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया में निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के समय निर्गत धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है। इसके लिए दो संधि डायोड D1 व D2, देखिए यहाँ पे चित्र में दो संधि डायोड D1 और D2 दिखाई दे रहे हैं। ऊपर यहाँ पे आपको D1 है और नीचे यहाँ पे आपका क्या है, D2 है। दोनों संधि डायोड की दिशा क्या है, एक ही ओर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड तरंग के पहले आधे चक्र का तथा दूसरा डायोड तरंग के दूसरे आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र ए में दिखाया गया है। जैसे यहाँ देखिए आपको दो चित्र दिखाया गया है, ए आपका है चित्र ए, यहाँ पे आपका चित्र बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र ए में दिखाया गया है तथा इसके निवेश व निर्गत तरंग रूपों को चित्र बी में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता का दृष्टिकरण करना होता है, अर्थात निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उसे एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P के सिरों के बीच जोड़ते हैं। आप चित्र देखिए वहां भी दर्शाए गए हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के A व B सिरों को दो पीएन संधि डायोड के P क्षेत्रों में से जोड़ते हैं तथा N सिरों को परस्पर जोड़कर उनके उभयनिष्ठ बिंदु M तथा द्वितीय कुंडली S1 S2 के केंद्रीय अंश निष्कासित बिंदु T के बाद एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं। ठीक है, निर्गत दृष्ट वोल्टेज को Y प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। ये पूरा का पूरा आपको फिगर के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। आप इस फिगर को देख सकते हैं, उसको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। इसकी कार्यविधि को हम लोग समझते हैं। कार्यविधि में क्या रखा है, निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, यानी कि आपको D1 में दिखाई दे रहा है, जब द्वितीय कुंडली का A सिरा मध्यबिंदु T के सापेक्ष धनात्मक तथा B सिरा मध्यबिंदु T के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तो संधि डायोड D1 अग्र अभिनत हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जबकि इस समय संधि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और इसमें धारा नहीं बहती। संधि डायोड D1 से धारा लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर बहती है। C से D की ओर, देखिए यहाँ पे दिशा आपको तीर के माध्यम से दिखाया गया है, C से D की ओर दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है। निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का A सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा B सिरा धनात्मक होता है, तो इस समय संधि डायोड D1 उत्क्रम अभिनित हो जाता है और इसमें धारा नहीं बहती, जबकि इस समय संधि डायोड D2 अग्र अभिनत हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। डायोड D2
से धारा लोड प्रतिरोध RL में पुनः C से D की ओर बहती है, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है। इस प्रकार निवेशी विभव के पूर्ण चक्र के लिए बाह्य प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर प्रवाहित होता ही है, अर्थात लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा पृष्ठ धारा है। यह निर्गत धारा एक दिशीय स्पंदों के रूप में होता है, जिसे समकारी फिल्टरों के द्वारा लगभग अस्थायी धारा के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके दोबारा भी पढ़ सकते हो। इसको चित्र के माध्यम में आपको दर्शाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर। प्रश्न उत्तर संख्या 6 का अथवा है अल्फा प्रकीर्णन का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया। सेटअप, एक रेडियोधर्मी स्रोत से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों जो द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं कि एक पतली बीम की लगभग 10⁻⁻7 मीटर मोटाई की एक बहुत पतली सोने की पन्नी पर डाला गया। पन्नी के चारों ओर एक वृत्ताकार प्रदीप्तशील पर्दा जिंक सल्फाइड का रखा गया था, जो अल्फा कणों के टकराने पर चमक उत्पन्न करता था, जिससे प्रकीर्णन कोण का पता चलता था। ठीक है, यहाँ पे चित्र मैंने नहीं लगाया गलती से, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। प्रेक्षण और परमाणु संरचना। जब रदरफोर्ड ने प्रेक्षण किया तो इससे निष्कर्ष क्या निकला उसके बारे में हम जानेंगे। अभी रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों को सोने की पतली सी पन्नी पर डाला तो ये देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99.8% बिना विचलित हुए सीधे पन्नी से गुजर गए। बिना विचलित हुए सीधे पन्नी से गुजर गए। इसका निष्कर्ष क्या निकला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% छोटे कणों से विचलित हुए। छोटे कोणों से विचलित हुए। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित नहीं होता, बल्कि एक जगह केंद्रित होता है। इसका निष्कर्ष ये निकला, जब कुछ अल्फा कण विचलित हुए तो इससे हमें ये पता चला है, रदरफोर्ड ने ये बताया निष्कर्ष निकाल के कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित नहीं होता, बल्कि एक जगह केंद्रित होता है। आगे उन्होंने ये बताया कि लगभग 8000 में से एक कण 90 डिग्री से अधिक के कोण पर विचलित हुआ और बहुत कम लगभग 20,000 में से एक कण लगभग 180 डिग्री पर वापस लौट आया। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक बहुत छोटे आयतन में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक बहुत छोटे आयतन में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, यह प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब इस प्रश्न उत्तर संख्या 6 के अथवा का हल यहाँ पे समाप्त होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 7वां। परिनालिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, देखते हैं इसका हल।
इसका हल देखते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर संख्या 7 का, परिनालिका एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है। परिनालिका ये क्या है? विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक विद्युत रोधी तार पास पास एक बेलनाकार आकार में लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है, हम किसी बेलनाकार आकार पे कोई हो प्लास्टिक का पाइप हो, अगर उसमें हम पास पास में फेरो किसी चुंबकीय तार को, सॉरी धातु के तार को अगर हम उसमें लपेटते हैं तो एक परिनालिका की तरह कार्य करेगा, बनाया जाता है। जब इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसके भीतर एक समान और चुंबकीयशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था? परिनालिका क्या है? तो परिनालिका क्या है उसकी परिभाषा यहाँ पे समाप्त होती है। आगे देखते हैं, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक एक लंबी आदर्श परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? लगभग समान होता है। एम्पियर के परिपतीय नियम का उपयोग करके हम इस क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। माना I परिनालिका में प्रवाहित धारा, N प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। एम्पियर के नियम का प्रयोग करके परिनालिका के अक्ष पर एक आयताकार पथ पर समाकलन करने पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, एम्पियर के नियम का प्रयोग करके परिनालिका के अक्ष पर एक आयताकार पथ पर समाकलन करने पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त होता है, जो किसके बराबर होता है? B बराबर म्यू नॉट एन आई। यह व्यंजक दर्शाता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई N और धारा I के अनुकरणपाती होता है और यह परिनालिका के केंद्रीय अक्ष से दूर पर निर्भर नहीं करता, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है आपका प्रश्नावली 7 का अथवा। प्रश्नावली 7 का अथवा देखते हैं। एक प्रकाश विद्युत तल का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन कितना दे रखा है? 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसके हल को देखते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, क्या दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? कार्यफलन। क्या दे रखा है? कार्यफलन। कार्यफलन को हम किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। ठीक है, या W0 कह सकते हैं हम। ये आपको बराबर में दे रखा है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी प्रकाश की आवृत्ति हमें दे रखा है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, हम यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति बस लिख रहे हैं। प्रकाश की आवृत्ति इसे हम दिखाते हैं न्यू से। ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं न्यू बराबर, यहाँ पे आपको दे रखा है 3 ×
10⁻15 हर्ट्ज। क्या दे रखा है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को क्या लिखते हैं हम लोग? HZ से दिखाते हैं। ठीक है। पूछा क्या गया है आपको? तो निरोधी विभव पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निरोधी विभव। निरोधी भव। निरोधी विभव को हम किससे दिखाते हैं? V0 से। V0 से इसका मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र जो हमारा लगेगा यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। सूत्र है आपका आपतित फोटान की ऊर्जा। क्या? फोटान की ऊर्जा फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है आपका, E बराबर होता है कार्यफलन। क्या होता है आपका? कार्यफलन प्लस आपका क्या होता है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या होता है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं ऊर्जा। चलिए, जहां E क्या होता है? E बराबर होता है एच न्यू। हम लोग पहले फोटान की ऊर्जा निकालते हैं। E बराबर क्या होता है? एच न्यू। लिख लेते हैं यहाँ पे। जहां फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है। और अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। और क्या होता है? अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम जो होता है आपका MAX, सॉरी यहां से हम लोग थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको। अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है हमारा के मैक्सिमम वह होता है आपका, देखिए यहां हम लिख सकते हैं के मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। ये आपका होता है ई इलेक्ट्रॉन और वी नॉट। वी नॉट क्या होता है? निरोधी विभव। तो अत समीकरण को निरोधी विभव के लिए लिखा जा सकता है। हम क्या लिख सकते हैं? निरोधी विभव के लिए समीकरण लिखा जा सकता है। निरोधी विभव के लिए समीकरण को लिखा जा सकता है। को लिखा जा सकता है। चलिए देख, जो ऊपर समीकरण दे रखा है उसको हम लिख सकते हैं फोटान ऊर्जा बराबर एच न्यू। यहां से इसको लिख सकते हैं क्या? एच न्यू, जहां पे फोटान की ऊर्जा होगी बराबर कार्यफलन क्या होगा आपका? W0 प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं? EV नॉट। V नॉट। ठीक है। अब इसकी मान निकालते हैं हम लोग। क्या मान निकालते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इस समीकरण को एक मान के छोड़ देते हैं और यहां से E बराबर एच न्यू यानी E का मान निकाल लेते हैं। यहां से एच न्यू, तो H क्या है? प्लांक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.6
6 गुणित 10 की घात माइनस 34। 10 की घात कितना होता है? माइनस 34। और ये देखिए, ये प्लांक नियतांक का मान होता है और न्यू का मान जो है वो हमें दे रखा है हर्ट्ज के रूप में 3 गुणित 10 की घात 15 हर्ट्ज। ठीक है, 3 गुणित 10 की घात 15 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, 6.626 गुणित 3 और 10 की घात कितना है? माइनस का 34 है और प्लस का 15 है। इसको जोड़ते हैं, माइनस का 34 और प्लस के 15 को जोड़ते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ई का जो मान आएगा उसको 6.626 अगुणित 3 करने पर ये हमारा आ जाएगा 19.878 गुणित 10 की घात माइनस 19 जूल। 10 की घात माइनस 19 जूल आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो जूल में मान दिया है, अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर, तब ऊर्जा का जो मान है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर। चलिए देख, ठीक है, अब इसे ईवी में बदलने पर क्या लिखे हम लोग, जो ऊर्जा का मान जूल में है उसे हम क्या लिखने बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी में बदलने पर। ठीक है, ईवी में बदलने पर, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ई बराबर 19.878 गुणित आपका कितना है, 10 की घात माइनस 19। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम इसे भाग किससे देंगे, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 से। ठीक है, और अब इसको अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 12.42। देखिए क्या होगा, 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 काट सकते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा हल करने पर, भाग देने पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पिछले वाले समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा क्या, पिछला समीकरण 1 हमारा क्या था, ई वी नॉट बराबर ई माइनस W0। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई नॉट बराबर ई का मान हमारा कितना है, 12.42 माइनस W0 का मान हमारा कितना था, 4.0। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा आपका, याद रहे ये ईवी के रूप में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में था, तो 12 में से 4 अगर घटाते हैं तो सीधे सीधे घट के क्या हो जाएगा, 8.42 ईवी। और यहाँ से आपका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से जो निरोधी विभव आएगा वह आएगा 8.42 वोल्ट। ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना था, और ये हमारा क्या है, आपका आंसर है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर जो हमसे पूछा गया था प्रश्न के अंदर, निरोधी विभव का मान। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न जो हमारा है वह है प्रश्न संख्या 8।
ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब दो क्रॉसिल क्लोराइड के बीच एक तीसरा क्लोराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 8 हमारा ये क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां से प्रश्न संख्या 8। प्रश्न उत्तर संख्या 8। ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में सीमित होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में सीमित होते हैं। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश, जब अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड जैसे इसी उपकरण से गुजारा जाता है तो यह केवल उन कंपनों को पारगमित होने देता है जो उसकी पारण अक्ष के समांतर होते हैं। पारण अक्ष के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसका आप यहाँ पे देखिए चित्र दे रखा है। क्या दे रखा है? चित्र दे रखा है। यहाँ पे आपको देखिए ग्रीन कलर में दो दो यहाँ पे दिखाई देते होंगे, ये आपको समतल यानी समांतर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे इसके बढ़ते हैं। तीव्रता परिवर्तन की विवेचना करते हैं। क्या क्या है? तीव्रता परिवर्तन की विवेचना। जब दो पोलराइड्स P1 और P2 को क्रॉस किया जाता है, क्रॉस मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजारा जाता है, तो उनकी पारण अक्षें एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री होती हैं। लंबवत यानी कि 90 डिग्री होती हैं। इस स्थिति में दूसरे पोलराइड P2 से निकलने वाले प्रकाश तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। कब होती है? जब ये 90 डिग्री यानी लंबवत होते हैं। यदि इनके बीच में एक तीसरा पोलराइड P3 डाला जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। सिद्धांत क्या कहते हैं इसके? यह परिवर्तन मालस का नियम पर आधारित है। जो इसमें परिवर्तन होता है वो मालस ने जो नियम दिया है उस पर आधारित है, जिसके अनुसार I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ I नॉट क्या है? आपतित प्रकाश की तीव्रता है, और थीटा पोलराइड की पारण अक्ष तथा आपतित प्रकाश के कंपन तल के बीच का कोण है। स्थितियों का विश्लेषण करते हैं हम लोग। पहली पोलराइड्स के लिए अध्रुवित प्रकाश P1 पर पड़ता है। यदि आपतित तीव्रता IU है तो P1 से निकलने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I1 होती है। I1 बराबर हो जाएगा IU/2, यानी कि आपतित तीव्रता बटे 2। ठीक है, दूसरा देखते हैं नियम। दूसरा पोलराइड P2 की पारण अक्ष P1 से 90 डिग्री पर है, इसलिए यह P3 की पारण अक्ष से 90 डिग्री माइनस थीटा कोण पर होगी। P2 से निकलने वाले अंतिम पारगमित प्रकाश की तीव्रता I3 होगी। I3 बराबर होता है I2 कॉस स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो I3 को हम लिख सकते हैं I3 बराबर IU/2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तीसरा पोलराइड देखते हैं। मान लीजिए कि P3 की पारण अक्ष P1 की पारण अक्ष से थीटा कोण पर है। P3 से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता I2 मालस के नियम से I2 जो होगा वह I1 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और I2 को हम लिख सकते हैं IU/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका परिणाम क्या निकलता है। जब तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है अर्थात
थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बदलता है तो अंतिम तीव्रता I3 बदलती है। अंतिम तीव्रता I3 बदलती है। त्रिकोणमितीय सौर समीका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1/2 साइन 2 थीटा का उपयोग करके I3 बराबर लिख सकते हैं IU/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसी को बराबर लिख सकते हैं क्या, IU/2 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 बराबर IU/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आगे देखिए, तीव्रता में परिवर्तन। ठीक है, अधिकतम तीव्रता I3 तब अधिकतम होगी जब साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या हो जाए 1 के, यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो अधिकतम I3 बराबर क्या हो जाएगा IU/8। न्यूनतम या शून्य तीव्रता I3 तब शून्य होगी जब साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 0, यानी 2 थीटा बराबर 0 या 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो तीसरा पोलराइड किसी भी ध्रुवीय अक्ष के समांतर हो जाता है और अंतिम तीव्रता फिर से शून्य हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 का अथवा कह रहा है एक 50 वाट, कितने वाट का, 50 वाट का 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेन्स में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम, इस क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, चलिए करते हैं इसके। ये भी हल करते हैं प्रश्न हम लोग। दिया क्या है, लैंप की शक्ति दे रखा है, लैंप की शक्ति देखिए जो दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। लैंप की शक्ति दे रखा है, लैंप की शक्ति आपको पीछे दिखाते हैं हम लोग, और ये दे कितना रखा है, तो 50 वाट दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 वाट। और क्या दे रखा है, लैंप, लैंप का और क्या दे रखा है, सवाल को सही से पढ़िएगा। लैंप का रेटेड वोल्टेज दे रखा है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज जिससे हम क्या, जिससे दिखाते हैं V से, और ये किसके बराबर है, 100 वोल्ट के बराबर दे रखा है। 100 वोल्ट के क्या दे रखा है, बराबर। तो लैंप में क्या होगा, लैंप में आवश्यक, लैंप में आवश्यक अधिकतम, आवश्यक अधिकतम धारा I बराबर किसके होगा, P/VL के। तो P का मान हमें कितना दे रखा है, 50 वाट, और VL का मान कितना दे रखा है, 100। और यदि इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। देखिए 0 से क्या होगा, 0 कट जाएगा, और 5 में अगर 10 से भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या निकालते हैं, लैंप का प्रतिरोध। लैंप का प्रतिरोध ठीक है, लैंप का प्रतिरोध, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। और ये हम लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर अपॉन टी। देखिए v का मान कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है, तो 100 का स्क्वायर, और p का मान कितना दे रखा है हमें, 50 दे रखा है, तो 50। 100 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 10,000 के बराबर, ठीक है, बटे 50। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 2 जीरो बच गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 जीरो बचते हैं, तो 200 ओम ये हमारा क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें धारिता निकालना है, तो अभी हमें धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए, परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल जेड से, और ये बराबर किसके होता है, वी आर एम एस अपॉन में क्या होता है, आई के। तो यहाँ पे वी आर एम एस और वी दोनों ही बराबर होंगे, तो वी का मान कितना है, हमारे पास क्या है, वी आर एम एस या फिर प्रतिरोध दोनों ही बराबर होते हैं, तो यहाँ पे इसको हल करने पे कितना मान आया है, 200 बटे क्या है 0.5, आई का मान आया है। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 400 ओम, कितना आ जाएगा, 400 ओम। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है, प्रतिपथ की बाधा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, संधारित्र की प्रतिघात, संधारित्र की प्रतिघात निकालना है। चलिए देखते हैं। अब संधारित्र की प्रतिघात, संधारित्र की प्रतिघात, इसको हम किससे दिखाते हैं, तो एक्स सी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एक्स सी से। इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो संधारित्र की प्रतिघात ज्ञात करना है ये, तो इसको लिए हमारे क्या होता है, प्रतिबाधा सूत्र होता है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को किससे दिखाते हैं, कैपिटल जेड से दिखाते हैं, और ये बराबर किसके होता है, करनी में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। आर का मान हमने निकाला था 200, आर का मान कितना निकाला था 200, और जेड का मान कितना निकाला है 400, ये कितना है 400। तो 400 बराबर लिख सकते हैं, आर का मान अगर 200 है तो 200 का वर्ग प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहां हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अब दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं? कर्णी को हटाने के लिए। कर्णी जिससे हट जाएगा दोनों पक्षों का, इसलिए वर्ग कर रहे हैं। तो 400 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 2 जीरो था, 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16, 4 टाइम्स 0। ठीक है, और हम इसको क्या लिखेंगे? वर्ग करेंगे तो ये 200 का वर्ग आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और ये 4 जीरो, और यहाँ हो जाएगा एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर एक्स सी का होल स्क्वायर होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम एक और पेन ले लेते हैं और पेज ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या किया था लास्ट में? 16 लाख, और यहाँ भी क्या लिखा है? 40,000। इसको 95 करके हल करते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे मिल। इसको हम लिख सकते हैं एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 4 बराबर किसके हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसका अगर हम यहाँ से वर्ग हटा दें, एक्स सी बस लिखे, तो ये हमारा किस में जाएगा? करनी में। और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा करीब 200 गुणित 3 हो जाएगा, यानी 200 का वर्ग हो जाएगा करनी में 3। और हम नहीं चाहते कि यहाँ करनी हो, तो करनी में 3 का मान हम यहाँ रख लेते हैं। 200 गुणित करनी में 3 का मान 1.73, और इसे हल कर लेंगे। और इसे हल करेंगे तो एक्स सी का जो मान है हमें मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक्स सी बराबर हो जाएगा हमारा 346.4। ठीक है, अब हम लोग लास्ट से निकालते हैं। हमें अगला क्या दे रखा है? इसी के आगे हमने ये निकाला संधारित्र की प्रतिघात। हम लोग क्या निकालेंगे? संधारित्र की प्रतिघात की प्रतिघात इसे हम दिखाते हैं एक्स सी से, और ये बराबर होता है 1/2 पाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहते हैं इसे, और कैपिटल सी यानी धारिता। तो कैपिटल सी का मान हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी बराबर 1/2 पाई एफ एक्स सी। तो 1/2, पाई का मान होता है 3.14, और आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज, और एक्स सी का मान अभी हमने निकाला है कितना? 346.4। इसको अगर 50 में 2 का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा आपका 100, और 100 का 3.14 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/314 गुणित 346.4। और अगर इसका गुणा करेंगे और गुणा करके जो भाग देंगे 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, पहले गुणा ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1,0,8,7,9,6। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, सॉरी फ़ारेनहाइट में आ जाएगा।
तो अब हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9.19 पूरी 10 की घात -6 बराबर, इसको और लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 9.19 और 10 की घात -6 को लिख सकते हैं माइक्रो और एफ को क्या लिखेंगे फैरेड। ये हमारा इसका हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, हाँ अगला दे रखा है डी ब्रागली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सर। डी ब्रागली की द्रव्य तरंग अवधारणा। डी ब्रागली की द्रव्य तरंग अवधारणा के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश से द्वैत प्रकृत होती है, अर्थात वह कण, फोटान और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील कणों में भी तरंगों के गुण होते हैं। तरंगों के गुण होते हैं। देखिए, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का गतिज ऊर्जा के से संबंध स्थापित करना है हमें। तो डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मूल सूत्र जहां h प्लांक नियतांक है और p कण का संवेग है, तो हम इसको से लिख सकते हैं क्या, लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, कण का संवेग p, उसके द्रव्यमान m और v का गुणनफल होता है, कण की गतिज ऊर्जा k का सूत्र है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र सभी को पता होता है लगभग, k बराबर 1/2 mv²। समीकरण के दोनों पक्षों को m से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, m इंटू के, यहाँ k बस है तो यहाँ m से गुणा करेंगे तो m इंटू के बराबर 1/2 m² v²। समीकरण 1 से p बराबर mv रखने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2mk बराबर p²। तो p का यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर 2mk। समीकरण 2 में p के मान को दे ब्रागली के मूल सूत्र से में रखने पर हमें दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा और के बीच का सूत्र मिलता है, जो है लैम्डा बराबर h/2mk। ठीक है, लैम्डा बराबर कितना है, h/2mk, जहां लैम्डा दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य है, h क्या है प्लांक नियतांक है, m क्या है कण का द्रव्यमान और k क्या है गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। बंधन ऊर्जा की, देखिए यहाँ पे बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किग्रा द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं। दे रखा है इस प्रश्न में वास्तविक द्रव्यमान क्षति। क्या दिया है, वास्तविक द्रव्यमान क्षति कितना दिया है, देखिए वास्तविक द्रव्यमान क्षति, इसको हम किससे दिखाते हैं, तो डेल्टा एम से दिखाते हैं। और ये डेल्टा एम किसके बराबर दे रखा है, प्रश्न में डेल्टा एम का मान दे रखा है 0.3% का
एक द्रव्यमान, एक द्रव्यमान यानी एक इकाई, तो इसका हम 0.3% निकालेंगे एक का, तो ये हो जाएगा 0.3/100 गुणित एक, गुणित एक। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.003, इतना क्या होगा, इकाई होगा। ठीक है, इसे हम एक यू भी लिख सकते हैं। अब हम लोग सूत्र जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा मुक्त ऊर्जा कैपिटल ई जो है वह बराबर होता है हमारा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति गुणित क्या होता है, गुणित में हम इसे लिख सकते हैं एक यूनिट से मुक्त ऊर्जा, एक यूनिट से मुक्त ऊर्जा। तो ये देखिए द्रव्यमान क्षति अभी हम लोगों ने निकाला है कितना है, 0.003। ठीक है, और मुक्त ऊर्जा को हमने निकाला है, कितना आया है था आपका 93.15 ऊर्जा, अरे यार 93 नहीं, 931.5 है। यहाँ क्या है, 931.5। सौ 31.5, इसको जब हल करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2.7945 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2.7945 ये क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संलयन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा होगी, जो आपको यहाँ बताया गया है। मुक्त ऊर्जा कितना होगा, 2.7945 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह पूरा का पूरा सेट इस वीडियो में समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा सेट हल करेंगे। ठीक है, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कीजिए। धन्यवाद।